Respected all parents and all my dear friends, very good morning all of you. Friends, welcome to the SST class. Today we will read chapter number 18 civics, and the name of the chapter is confronting marginalization. So all these friends, this chapter we were also doing in our last video, and today we will complete the chapter. So before starting the chapter, I just want to share the thought, and the thought of the day is education is the key of success. Education is the key of success, यानी कि शिक्षा ही सफलता की चाबी है। बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अगर हमारे पास धन दौलत है तो धन दौलत चुराने का, चोरी हो जाने का डर हमेशा हमारे मन में रहता है, लेकिन एजुकेशन ही एक ऐसी चीज़ है जिसे कोई हमसे नहीं छीन सकता है, और हम जितना बांटेंगे उतना ही वो बढ़ता जाएगा। इसलिए बच्चों, आज जो आप लोग को मौका मिल रहा है, आप लोगों के पेरेंट्स ने आपको इतनी अच्छी फैसिलिटी दे रखी है, आप लोग को एजुकेशन मिल रही है, तो उस मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए। आपको जो शिक्षा दी जा रही है उसे पूरे मन से आपको एक्सेप्ट करते हुए उसका लाभ उठाना चाहिए, और अपने काम में किसी भी तरह का कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ मत करिए। जो भी आप देखते हैं, जो भी आप काम करते हैं, जो भी वीडियोस देख रहे हैं, कहीं पर कोई भी डाउट होता है, कहीं पर कोई भी प्रॉब्लम है, तो अपने टीचर से पूछिए। अगर आप नहीं पूछेंगे तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी और वो प्रॉब्लम ही बन के रह जाएगी। तो स्टूडेंट्स, आई जस्ट होप दैट यू विल इम्प्लीमेंट दिस थॉट। जैसा कि मैंने आपको बोला है कि सफलता अगर आपको चाहिए तो उसके लिए शिक्षा बहुत ज़रूरी है। इसीलिए बच्चों, शिक्षा जो मिल रही है वो बिल्कुल ऑनेस्टी से आपको उसका लाभ उठाना है। सो नाउ लेट्स कम टू द टॉपिक। देखिए बच्चों, कन्फ्रंटिंग मार्जिनलाइजेशन इस चैप्टर के बारे में पढ़ रहे थे। इससे लास्ट के जो चैप्टर में हमने सिर्फ ये पढ़ा था कि मार्जिनलाइजेशन ग्रुप कौन कौन से होते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आदिवासी ग्रुप या जो माइनॉरिटी ग्रुप हैं ये मार्जिनलाइज्ड ग्रुप हैं। लेकिन हमने ये तो पढ़ लिया था इनकी क्या क्या समस्याएं हैं, ये मार्जिनलाइज्ड ग्रुप क्यों हैं। लेकिन इस चैप्टर में हम ये देखेंगे कि इनके लिए सरकार ने कौन कौन सी पॉलिसीज, कौन कौन से स्कीम्स बनाए हुए हैं, उन सभी के बारे में ये चैप्टर है। सो बच्चों देखिए, सबसे पहला पॉइंट है कन्फ्रंटिंग मार्जिनलाइजेशन। इसके अंतर्गत बताया गया है कि जो भी मार्जिनलाइज्ड ग्रुप है, चाहे फिर वो आदिवासी हो या कोई भी माइनॉरिटी ग्रुप हो, उनके लिए उन्होंने जो भी डेवलपमेंट किया है पिछले इन सालों में, तो वो जो डेवलपमेंट है, उनकी जो सिचुएशन है, उस सिचुएशन से वो ऊपर उठे, उनके क्या क्या कारण रहे हैं, क्या क्या परिणाम रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि उन्होंने एजुकेशन के थ्रू, स्ट्रगल के थ्रू, प्रोटेस्ट के थ्रू उन्होंने विरोध किया। जहां पर भी इन लोगों को लगता था कि हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है, तो ये अपनी आवाज़ उठाते थे, विरोध करते थे, स्ट्रगल करते थे। अब वो स्ट्रगल किसी भी रूप में हो सकता है, वो सिचुएशन पे डिपेंड करता था कि सिचुएशन कैसी है। जिस तरह की सिचुएशन होती थी उसी तरह का स्ट्रगल होता था। तो कन्फ्रंटिंग मार्जिनलाइजेशन के अंतर्गत है कि पास्ट की स्थिति से आज इनकी जो सिचुएशन है उसमें काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हो चुका है। नेक्स्ट है बच्चों फंडामेंटल राइट्स। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा जो फंडामेंटल राइट्स हमें प्रोवाइड किए गए हैं वो सभी के लिए इक्वल है। उसमें ये नहीं है कि जो शेड्यूल कास्ट है उनके लिए अलग फंडामेंटल राइट हैं, या जो ऊपरी जो भी कास्ट हैं, अपर कास्ट है, उनके लिए अलग फंडामेंटल राइट है। तो बिना किसी कास्ट के भेदभाव के, बिना किसी जाति के भेदभाव के कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा सभी ह्यूमन बींग्स को इक्वल माना गया है और इक्वली उन्हें फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड कराए गए हैं। तो बच्चों, जो भी मार्जिनलाइज्ड ग्रुप हैं, जिनमें अपने आप में इनसिक्योरिटी की फीलिंग रहती है, ज़रूरत है कि वो अपने इन फंडामेंटल राइट्स के बारे में जाने। जहां पर भी उन्हें लगता है कि हमारे अधिकारों को हार्म पहुंचाया जा रहा है, तो वो सीधे सीधे कोर्ट में जा सकते हैं। नेक्स्ट है बच्चों लॉज फॉर द मार्जिनलाइज्ड। देखिए, इन मार्जिनलाइज्ड ग्रुप के लिए बहुत सारे लॉज बनाए गए हैं, बहुत सारे कानून बनाए गए हैं। ये भी हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था। अगर किसी भी मार्जिनलाइज्ड ग्रुप को ये लगता है कि उनके साथ किसी भी जगह पर कहीं पर भी कोई भेदभाव हो रहा है, या तो उन्हें टेम्पल में एंट्री नहीं दी जा रही है सिर्फ जाति के आधार पर, या मान लीजिए एजुकेशनल कोई भी इंस्टीट्यूशन है, वहाँ पर केवल जाति के कारण उनके साथ किसी तरह का कोई भेदभाव हो रहा है, तो इसके लिए संविधान में आर्टिकल्स प्रोवाइड किए गए हैं। आर्टिकल 15 और आर्टिकल 17 के अंतर्गत ये कहा गया है कि जो भी अनटचेबिलिटी वाला जो भी व्यवहार है वो बिल्कुल गलत है, और अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो उसके लिए पनिशेबल एक्ट है। तो बच्चों देखिए, इस तरह के अलग अलग कानून बनाए गए हैं सरकार द्वारा मार्जिनलाइज्ड ग्रुप के लिए, ताकि ये भी अपने आप को सेफ फील कर सकें। जिस तरह से ऑल ग्रुप के जो लोग हैं, मेजोरिटी ग्रुप के जो लोग हैं, जिस तरह से प्रोटेक्टिंग एटमॉस्फेयर में अपने आप को सेफ फील करते हैं, उसी तरह से ये जो ग्रुप हैं वो भी अपने आप को सेफ फील करें।
नेक्स्ट है बच्चों प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ दलित एंड आदिवासी। देखो संविधान द्वारा बहुत सारे ऐसे इनके लिए आर्टिकल बहुत सारे ऐसे आर्टिकल में व्यवस्था की गई है जिनके अंतर्गत इनके जो भी अधिकार हैं दलित और जो भी आदिवासी लोग हैं उनके अधिकारों को प्रोटेक्ट किया गया है। और अगर कहीं पर भी इनको लगता है कि हमारे अधिकारों का हनन हुआ है, हमें हमारे जो भी अधिकार हैं वो नहीं मिल पा रहे हैं, इनके साथ किसी भी तरह का कोई भेदभाव किया जा रहा है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था ये सीधा सीधा कोर्ट में जा सकते हैं। तो बच्चों ये मैंने जो आपको अभी बताया है ये केवल समरी रूप में समझाया है, इन्हीं के बारे में डिटेल में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो ऑल दीज फ्रेंड्स, नाउ आई एम गोइंग टू प्रेजेंट ई बुक बिफोर यू। यू जस्ट हैव टू नोटिस ऑल दी पॉइंट्स। इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क मी आफ्टर दिस वीडियो। So all these friends, now we will read about protecting the rights of Dalit and Adivasis कि किस तरह से दलित और आदिवासी जो लोग हैं उनके अधिकारों को प्रोटेक्ट किया गया है, उनके अधिकारों को प्रोटेक्शन दिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। In addition to policies, our country also has specific laws that guard against the discrimination and exploitation of marginalized communities। तो देखिए बच्चों जो मार्जिनलाइज्ड जो भी कम्युनिटीज़ हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए काफ़ी स्पेसिफिक कानून बनाए गए हैं जो कि इनके अगेंस्ट जो भी भेदभाव होता है तो उन्हें रोकते हैं। लेट अस रीड द फॉलोइंग केस स्टडी अडेप्टेड फ्रॉम अ रियल लाइफ अकाउंट। तो इन्होंने एक केस स्टडी दिया है हमारे सामने जो कि रियल लाइफ से बिलोंग है। टू अंडरस्टैंड हाउ दलित्स यूज द प्रोटेक्शन दैट लॉज प्रोवाइड। तो इसमें बताया गया है कि किस तरह से दलित उन कानूनों का यूज़ करते हैं अपने प्रोटेक्शन के लिए जो कि उन्हें संविधान द्वारा प्रोवाइड किया गया है। द विलेजर्स ऑफ जकमलगुर आर गियरिंग अप फॉर अ बिग फेस्टिवल। तो देखिए जो जकमलगुर गांव के जो भी विलेजर्स हैं वो लोग एक बहुत बड़ा फेस्टिवल का वेट कर रहे थे। वंस इन 5 years द लोकल डाइटी इज ऑनर्ड एंड प्रेस्ड फ्रॉम 20 नेबरिंग विलेजेस कम फॉर दिस 5-day इवेंट। तो देखिए ये जो इवेंट होता है, ये जो बड़ा फेस्टिवल होता है वो 5 साल में एक बार होता है जिसके अंतर्गत जो भी उनके लोकल जो भी देवी देवता हैं उनकी पूजा की जाती है, लोकल डाइटी जो भी हैं उनकी पूजा की है। 20 जो नेबरिंग विलेज हैं वहाँ से पुजारी आते हैं इस 5 डे के इवेंट को सेलिब्रेट करने के लिए। द सेरेमनी बिगिंस विद अ मेंबर ऑफ द दलित कम्युनिटी वॉशिंग द फीट ऑफ ऑल द प्रेस्ट। तो बच्चों देखिए ये जो सेरेमनी स्टार्ट होती है वो दलित कम्युनिटी के मेंबर से स्टार्ट होती है जो कि जितने भी पुजारी हैं उनके पैरों को धोते हैं, वॉश करते हैं एंड देन बाथिंग इन द वाटर यूज फॉर दिस। और तब जो ये पानी जो यूज़ किया गया है प्रेस्ट के पैरों को धोने के लिए उसी पानी से वो नहाते हैं। इन जकमलगुर द पर्सन हु परफॉर्म दिस टास्क बिलोंग टू रत्नाम्स फैमिली। तो जकमलगुर गांव में जो ये टास्क परफॉर्म करते थे पैर धोने का तो वो रत्नाम की फैमिली से बिलोंग करते थे। हिज फादर एंड ग्रैंडफादर हैड बोथ परफॉर्म द सेम टास्क बिफोर हिम। रत्नाम के फादर और ग्रैंडफादर ने दोनों ने ही इस तरह का टास्क किया हुआ था सालों से। Though they were never allowed to enter the temple, this ritual was viewed as a great honor bestowed on them on this special occasion। यानी कि उन्हें मंदिरों में एंट्री नहीं दी जाती थी लेकिन इस बिग फेस्टिवल में उन्हें अलाउ था कि वो जो भी पुजारी हैं उनके पैरों को धोएं और जो भी रीति रिवाज हैं उसे मानें या फॉलो करें। नाउ इट वॉज रत्नाम्स टर्न। और इस बार अब बारी रत्नाम की थी। रत्नाम वॉज ऑल ऑफ 20 years। रत्नाम 20 साल का था। स्टडिंग इंजीनियरिंग इन अ नियर बाय कॉलेज, जो कि इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था नियर बाय कॉलेज से। ही रिफ्यूज टू परफॉर्म दिस रिचुअल। रत्नाम ने इस रिचुअल को परफॉर्म करने से मना कर दिया। He said that he had no faith in this practice and that his family members were forced to perform this ritual because they were Dalits। यानी रत्नाम ने कहा कि वो इस तरह का जो भी रिचुअल है उसे फॉलो नहीं करेगा और उसके फैमिली मेम्बर्स ये करते थे क्योंकि उन्हें फोर्स किया जाता था और वो दलित थे। रत्नाम्स रिफ्यूजल एंगर्ड बोथ द पावरफुल कास्ट इन द विलेज एंड सम फैमिलीज फ्रॉम हिज ओन कम्युनिटी। रत्नाम के इस रिफ्यूजल ने जो भी पावरफुल कास्ट थी गांव की उनको एंग्री कर दिया, जो भी पावरफुल कास्ट थी, और यहाँ तक कि उसकी खुद की ही कम्युनिटी के जो मेंबर्स थे वो भी रत्नाम से नाराज हो गए। द पावरफुल कास्ट वर शॉक दैट सच अ यंग बॉय हैड द गट्स टू रिव्यूज। पावरफुल कास्ट इतनी शॉक हो गई कि एक इतना छोटा सा लड़का उसमें इतनी हिम्मत है कि वो इस टास्क को परफॉर्म करने से मना कर रहा है। They believed that it was Ratnam's education which allowed him to imagine that he could start comparing himself with them। और पावरफुल कास्ट ने ये विश्वास किया, ये सोचा कि शायद ही रत्नाम की एजुकेशन का ही परिणाम है कि आज वो अपने आप को पावरफुल कास्ट के जो मेंबर्स हैं उनके साथ कंपेयर कर रहा है।
दोज फ्रॉम रत्नाम्स ओन कास्ट वर fearful ऑफ एंगरिंग द पावरफुल। रत्नाम के खुद की कास्ट के मेंबर ही डर रहे थे कि वो इतनी पावरफुल कास्ट को नाराज कर रहा है। मैनी वर्कड ऑन देयर फील्ड एज डेली वेज लेबरर्स। उस कम्युनिटी के बहुत सारे जो मेंबर्स हैं वो पावरफुल कास्ट के फील्ड्स में, खेतों में काम करते थे डेली वेज लेबरर्स के रूप में। इफ़ द डोमिनेंट कास्ट डिसाइड टू नॉट कॉल देम देन व्हाट वुड दे अर्न। और उन्होंने सोचा, रत्नाम की कम्युनिटी के मेंबर ने सोचा कि अगर इसने पावरफुल कास्ट के मेंबर्स को नाराज़ कर दिया और उन्होंने अपने खेतों में उनको काम करने के लिए नहीं बुलाया तो फिर क्या होगा। हाउ वुड दे सर्वाइव, वो कैसे सर्वाइव करेंगे। They also declared that the wrath of local deity would strike them if they refused to give in. Ratnam argued that given that not a single Dalit had ever entered the temple, how could the deity be angry with them? तो जो रत्नाम की कम्युनिटी के मेंबर्स हैं उन्होंने रत्नाम को कहा कि रत्नाम तुम्हें ये टास्क परफॉर्म करना होगा वरना जो हमारे देवता हैं वो नाराज़ हो जाएंगे। तो रत्नाम ने कहा कि जब आज तक हमने टेंपल में एंट्री ही नहीं की तो जो हमारे देवता हैं वो हमसे नाराज़ कैसे हो सकते हैं। जब हमने टेंपल में एंट्री नहीं की फिर भी वो नाराज़ नहीं हुए तो हमारे सिर्फ ये टास्क परफॉर्म ना करने से वो कैसे नाराज़ हो सकते हैं। द पावरफुल कास्ट डिसाइडेड टू टीच रत्नाम अ लेसन। पावरफुल कास्ट ने रत्नाम को एक लेसन यानी सबक सिखाने का डिसाइड किया। हिज कम्युनिटी वॉज ऑर्डर टू ऑस्ट्रेचिज हिम एंड हिज फैमिली। यानी उसकी कम्युनिटी को ऑर्डर दिया गया कि उसके जो भी फैमिली मेम्बर्स हैं उन्हें बिल्कुल एक तरह से बहिष्कार कर दिया जाए, उनसे कोई बात नहीं करेगा। एंड एवरीवन वाज टोल्ड दैट नो वन शुड स्पीक और डू एनी वर्क फॉर देम और विद देम। और उसकी कम्युनिटी के मेंबर्स को ऑर्डर दिया गया कि उनके साथ या उनके लिए कोई किसी तरह का कोई काम नहीं करेगा। One night some man entered their part of the village and set his hut on fire। यानी एक रात कुछ जो आदमी थे वो उनके गांव में एंटर हुए और रत्नाम की झोंपड़ी में आग लगा दी। He managed to escape with his mother। लेकिन रत्नाम कैसे कैसे करके अपनी माँ के साथ भाग गया और वो बच गया। रत्नाम then went to file a case in the local police station under the Scheduled Caste and the Scheduled Tribes Act 1989। उसके बाद रत्नाम ने एक केस फाइल किया और वो केस किस तरह का केस था, वो था अंडर द शेड्यूल कास्ट एंड द शेड्यूल ट्राइब्स एक्ट 1989 में एक एक्ट पास किया गया था जो कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की प्रोटेक्शन के लिए था। तो उसी का लाभ उठाते हुए रत्नाम ने केस फाइल किया। अदर दलित फैमिलीज स्टिल डिड नॉट कम आउट इन हिज सपोर्ट। जो दूसरी दलित फैमिलीज थी वो उसकी सपोर्ट में नहीं आई। As they were scared that a similar fate might await them if they spoke out। तो उनको ये डर था कि अगर उन्होंने उसकी हेल्प किया, उनसे बात की तो उनके साथ भी बुरा हो जाएगा। The case was picked up by the local media that lead to many journalists visiting the village। ये केस जो है वो मीडिया तक पहुंच गया था और बहुत सारे जर्नलिस्ट भी गाँव आए थे। रत्नाम वॉज रिटन अबाउट अ सिंबल ऑफ दलित एक्शन। और रत्नाम का जो नाम है वो दलित एक्शन के सिंबल के रूप में लिया जाने लगा। The ritual was called off, but his family was forced to move out as they continued to be ostracized by the powerful caste in the village। यानी ये जो रिचुअल था, जो इस तरह की जो रीति रिवाज था उसे बिल्कुल बंद कर दिया गया। लेकिन फिर भी रत्नाम अपनी माँ को लेकर गांव से चला गया क्योंकि गांव के जो लोग थे उनको अब भी मना कर दिया गया था कि वो रत्नाम की फैमिली से बात नहीं करेंगे। तो आइए बच्चों अब जानते हैं द शेड्यूल कास्ट एंड द शेड्यूल ट्राइब्स एक्ट 1989 के बारे में। Ratnam sought the support of law, filing his complaint under the above act to protest against the domination and violence of the powerful caste in the village। यानी रतलाम ने उस कानून का सपोर्ट लिया जो कि दलितों की प्रोटेक्शन के लिए बनाया गया था। दिस एक्ट वॉज फ्रेम्ड इन 1989 इन रिस्पॉन्स टू डिमांड्स मेड बाय दलित। यानी ये जो एक्ट है वो 1989 में पास किया गया था और ये दलितों की डिमांड में ही बनाया गया था। एंड अदर्स दैट द गवर्नमेंट मस्ट टेक सीरियसली द इल ट्रीटमेंट एंड ह्यूमिलिएशन दलित एंड ट्राइबल ग्रुप्स फेस इन एवरीडे सेंस। ये जो एक्ट है वो इसलिए पास किया गया था ताकि दलितों को डेली जो भी ह्यूमिलिएशन या जो भी इल ट्रीटमेंट फेस करना होता है तो वो ना करना पड़े। While such treatment had persisted for a long time, it had acquired a violent character in the late 1970s and 1980s. During this period, in parts of southern India, a number of assertive Dalit groups came into being and asserted their rights. They refused to perform their so-called caste duties and insisted on being treated equally। तो बच्चों देखिए, कहने का मतलब है कि
1989 का एक्ट भी तब पास किया गया था जब सारे दलित एकजुट हो गए थे। उन्होंने अपने अधिकारों के लिए आवाज़ उठाई, उन्होंने मांग की कि जिन उनके साथ जो भी इल ट्रीटमेंट हो रहा है वो बिल्कुल बंद किया जाए, उनके साथ किसी भी तरह का कोई भेदभाव ना किया जाए। तो इसी को ही ध्यान में रखते हुए 1989 का एक्ट पास किया गया था। लाइक रत्नाम, दे रिफ्यूज टू फॉलो and exploitation of Dalit. This resulted in the more powerful caste unleashing violence against them. In order to indicate to the government that untouchability was still being practiced and in the most hideous manner, Dalit groups demanded new laws that would list the various sources of violence against Dalit and prescribe strengthened punishment for those who indulge in them. तो बच्चों देखिए, उसके बाद 1989 के बाद भी जहाँ पर भी जब भी दलितों को लगा कि उनके साथ अब भी अनटचेबिलिटी वाला व्यवहार हो रहा है, अनटचेबिलिटी वाला ट्रीटमेंट किया जा रहा है, तो उस सिचुएशन में दलित लोगों ने दोबारा से अपनी आवाज़ उठाई है, नए नए कानूनों के लिए मांग की है और काफ़ी नए कानून भी बनाए गए हैं जो कि उनके अधिकारों को प्रोटेक्ट करते हैं। Likewise, throughout the 1970s and 1980s, आदिवासी people successfully organized themselves and demanded equal right. यानी 1970s से 1980s तक आदिवासी लोगों ने जो भी उनके साथ इल ट्रीटमेंट हो रहा था उनके खिलाफ आवाज़ उठाई और इक्वल राइट यानी इक्वली जो भी अधिकार है उनके लिए डिमांड किया। एंड फॉर देयर लैंड एंड रिसोर्सेज टू बी रिटर्न टू दैम, यानी जो भी उनसे ज़मीन जो भी रिसोर्सेज ले लिए जाते थे पावरफुल कास्ट के द्वारा, वो उन्हें रिटर्न किए जाएं, ये उन्होंने आवाज़ उठाई। They too had to face the anger of powerful social groups and were subject to a great deal of violence. यानी जब उन्होंने आवाज़ उठाई तब उन्हें पावरफुल सोशल ग्रुप के द्वारा काफ़ी गुस्से का भी सामना करना पड़ा, काफ़ी हिंसा का सामना भी करना पड़ा, लेकिन फिर भी वो हिम्मत नहीं हारे। This is why this act contains a very long list of crimes, some of which are too horrible even to contemplate. The act does not only describe terrible crimes but also lets people know what dreadful deeds human beings are capable of. In this sense, laws such as these seek to both punish as well as influence the way we think and act. तो बच्चों देखो, ये कहना चाह रहे हैं कि दलितों के साथ जब बहुत ज़्यादा इल ट्रीटमेंट किया जाता है, उनके साथ अनटचेबिलिटी वाला व्यवहार किया जाता है, वो अपनी आवाज़ उठाते हैं, तो कई बार जो पावरफुल जो ग्रुप है उनके द्वारा हिंसा भी किया जाता है या उनके द्वारा उन्हें नुकसान पहुंचाया जाता है। और ये नुकसान की अगर लिस्ट काउंट की जाए तो ये जो लिस्ट है वो बहुत लंबी हो जाती है, क्राइम की जो लिस्ट है वो बहुत लंबी हो जाती है। लेकिन फिर भी क्या हुआ, दलितों ने हार नहीं मानी, उन्होंने अपनी आवाज़ कंटिन्यू उठाई और आज आप देख सकते हैं कि इनके प्रोटेक्शन के लिए बहुत सारे कानून बनाए गए हैं। द एक्ट डिस्टिंग्विशेज सेवरल लेवल्स ऑफ क्राइम्स. Firstly, it lists modes of humiliation that are both physically horrific and morally reprehensible and seeks to punish those who force a member of scheduled caste or scheduled tribes to drink or eat any inedible or obnoxious substance. देखिए बच्चों, ये जो एक्ट बनाया गया है इसके अंतर्गत क्या क्या कहा गया है कि सबसे पहली चीज़ कि इन्हें किसी भी तरह का फिजिकली या मतलब मेंटली किसी भी तरह से कुछ भी टॉर्चर नहीं किया जाएगा। दूसरी चीज़, इन्हें कुछ भी ऐसा खाने या पीने के लिए नहीं कहा जाएगा जो ये नहीं खाना या पीना चाहते हैं। नंबर थर्ड, फोर्सिबली रिमूव्स क्लॉथ्स फ्रॉम द पर्सन ऑफ अ मेंबर ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब और परेड सेम और हर नेक्ड और विद पेंटेड फेस और बॉडी और कमिट्स एनी सिमिलर एक्ट विच इज़ डिरोगरेटरी और ह्यूमन डिग्निटी। तो कई बार क्या होता है, कुछ रिचुअल्स के नाम पर इन दलितों से कपड़े उतरवाए जाते हैं, तो ऐसा इनके साथ नहीं किया जाएगा। इनकी जो डिग्निटी है, इनकी जो रिस्पेक्ट है उसे बनाए रखी जाएगी। कहीं पर भी इनके साथ कुछ इस तरह का व्यवहार नहीं किया जाएगा जिससे इनके रिस्पेक्ट को हार्म पहुँचे। Secondly, it lists actions that disposes Dalit and Adivasis of their meager resources or which forces them into performing slave labor. तो इनके साथ कुछ भी ऐसा नहीं किया जाएगा ताकि जिससे इनको नौकरों की तरह लेबर जैसा परफॉर्म करना हो। Thus, the act sets out to punish anyone who wrongfully occupies or cultivates any land owned by or allotted to a member of scheduled caste or a scheduled tribe or gets the land allotted to him transferred. यानी जो भी ज़मीन शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब को मतलब इन्हें दी गई है, अलॉट हुई है, वो पावरफुल जो भी ग्रुप है उनके द्वारा रॉन्गफुली ना ली जाए, इस चीज़ का भी इस एक्ट के तहत ध्यान रखा जाएगा। At another level, the act recognizes that crimes against Dalit and tribal women are of a specific kind and therefore seeks to penalize anyone who assaults or uses force on any woman belonging to scheduled caste or a scheduled tribe with intent to dishonor her. तो बच्चों देखिए, इस एक्ट के तहत जो वुमेन हैं
दलित और ट्राइबल जो वुमेन है उन्हें भी प्रोटेक्शन दिया गया है और कहा गया है कि अगर ट्राइबल या शेड्यूल कास्ट के वुमेन को किसी भी तरह से कुछ अगर फोर्स किया जाता है या उन्हें डिसऑनर किया जाता है तो वो भी एक पनिशेबल एक्ट माना जाएगा। तो बच्चों अब हम देखेंगे आदिवासी डिमांड्स एंड द 1989 एक्ट। द 1989 एक्ट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर अनदर रीज़न। तो बच्चों ये जो एक्ट इम्पोर्टेंट है वो एक दूसरा रीज़न भी है। आदिवासी एक्टिविस्ट रेफर टू इट टू डिफेंड देयर राइट टू ऑक्यूपाई लैंड दैट वाज ट्रेडिशनली देयर्स। आदिवासी जो लोग हैं वो उस जमीन को अपना समझते थे जिसपे वो सालों से रहते आए हैं। एज यू रीड इन द प्रीवियस चैप्टर, आदिवासीज आर ऑफर अनविलिंग टू मूव फ्रॉम देयर लैंड एंड आर फोर्सिफुली डिस्प्लेस्ड। जैसा कि आप पहले भी पढ़ चुके हैं कि जिस फॉरेस्ट से या जिस ज़मीन से उन्हें निकाला जा रहा था फैक्ट्री बनाने के नाम पर, तो आदिवासी वहाँ से नहीं जाना चाहते थे। एक्टिविस्ट हैव आस्क्ड दैट दोज हु हैव फोर्सिबली इनक्रोच्ड अपॉन ट्राइबल लैंड शुड बी पनिश्ड अंडर दिस लॉ। और एक्टिविस्ट द्वारा ये कहा गया है कि अगर आदिवासी लोगों को या ट्राइबल ग्रुप्स के लोगों को अपनी ही ज़मीन से फोर्सिबली निकाला जाता है, हटाया जाता है, तो ये भी पनिशेबल एक्ट होगा। They have also pointed to the fact that this act merely confirms what has already been promised to tribal people in the constitution, that land belonging to tribal people cannot be sold to or bought by non-tribal people। यानी संविधान द्वारा या गवर्नमेंट द्वारा जो भी लैंड ट्राइबल लोगों को या आदिवासी लोगों को अलॉट किया जाता है वो किसी भी नॉन ट्राइबल लोगों द्वारा ना ली जाए या ना ही खरीदी जाए। इन केसेस वेयर दिस हैज़ हैपेंड, अगर ऐसा होता है, द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज द राइट ऑफ ट्राइबल पीपल टू रिपोजेस देयर लैंड। तो कॉन्स्टिट्यूशन ये गारंटी देता है कि ट्राइबल जो लोग हैं उनकी लैंड को वो वापस से ले सकें। अगर कोई भी नॉन ट्राइबल लोग उनसे ले लेते हैं फोर्सफुली या खरीद लेते हैं तो उन्हें उनकी ज़मीन दोबारा से मिल सकती है। C.K. Janu, an Adivasi activist, has also pointed out that one of the violators of constitutional right guaranteed to tribal people are governments in the various states of India, for it is they who allow non-tribal encroaches in the form of timber merchants, paper mills, etc. to exploit tribal land and to forcibly evict tribal people from their traditional forest in the process of declaring forest as reserved or as sanctuaries। तो देखिए C.K. जानू जो कि एक आदिवासी एक्टिविस्ट हैं, इन्होंने कहा कि कई बार क्या होता है कुछ फैक्ट्रीज सेटअप करने के नाम पर इन लोगों को अपनी ही ज़मीन से हटा दिया जाता है, तो ऐसा नहीं किया जाएगा। अगर ऐसा करते हैं, ये फैक्ट्री के ओनर्स ऐसा करते हैं, तो ट्राइबल लोगों के लिए या आदिवासी के लोगों के लिए इनके लिए फिर कहीं ना कहीं इनके लिए कुछ व्यवस्था करनी होगी। She has also noted that in case where tribals have already been evicted and cannot go back to their lands, they must be compensated। यानी अगर ऐसा होता है इन्हें अपनी ही ज़मीन से हटा दिया गया है और दोबारा से वो वहाँ पर नहीं जा सकते, तो इनके लिए कुछ व्यवस्था करनी चाहिए। दैट इज़ द गवर्नमेंट मस्ट ड्रॉ प्लान्स एंड पॉलिसीज़ फॉर देम टू लिव एंड वर्क एज वेयर। तो गवर्नमेंट को अगर गवर्नमेंट द्वारा कुछ ऐसे फैक्ट्रीज लगाई गई हैं फॉरेस्ट एरियाज़ में जहाँ पर इन्हें हटाया गया है, तो गवर्नमेंट के लिए इन लोगों के लिए ऐसी पॉलिसीज़ बनाई जानी चाहिए ताकि ये रह सकें और कुछ काम कर सकें। आफ्टर ऑल गवर्नमेंट्स स्पेंड लार्ज सम्स ऑफ मनी ऑन बिल्डिंग्स, इंडस्ट्रियल और अदर प्रोजेक्ट्स ऑन लैंड्स टेकन फ्रॉम ट्राइबल्स, so why should they be reluctant to spend even very modest amount on rehabilitating the displaced। तो बच्चों कहा गया है, ये कहते हैं कि जब गवर्नमेंट जो है वो जब फैक्ट्रीज पे इतना ज़्यादा स्पेंड कर सकती हैं, तो इन ट्राइबल लोगों के लिए, इनके रहने के लिए, इनके खाने के लिए भी कुछ ना कुछ ज़रूर इंतज़ाम करना चाहिए। सो ऑल दी स्टूडेंट्स, हियर आवर टॉपिक हैज़ बीन एंडेड। आज के चैप्टर में हमने पढ़ा कि किस तरह से जो आदिवासी जो लोग हैं, जो ट्राइबल लोग हैं, उन्होंने अपनी आवाज़ उठाई समय समय पर और उनकी प्रोटेक्शन के लिए 1989 का एक्ट पास किया गया है, जिसके अंतर्गत उन्हें कई तरह से उन्हें प्रोटेक्ट किया गया है, सुविधाएं दी गई हैं। बस एक ज़रूरत होती है कि इन अधिकारों को पहचानने की। अगर किसी को लगता है कि हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है, तो वो इस एक्ट का लाभ लेकर वो सीधा सीधा कोर्ट जा सकते हैं। सो ऑल दीज फ्रेंड्स, हियर आवर टॉपिक हैज़ बीन एंडेड। You have to watch the video carefully. If you have any doubt, then you can ask me after this video. So till then, all friends, keep learning, stay home, stay safe, take care all, and thank you for watching this video.